नमस्कार दोस्तों, सबको झारखंडी जोहार। पंचायत शासन व्यवस्था की इस सीरीज में हम लोग तीसरे चरण पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ा। दूसरे में हम लोगों ने नागवंशी शासन व्यवस्था को पढ़ी और आज हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो, ये लर्निंग आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहला पॉइंट ये आता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्यतः उरांव जनजाति से संबंधित है। तो हमारे मन में ये ख्याल आता है कि जब उरांव जनजाति से ये संबंधित है तो क्यों इसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहा गया, क्यों ना इसे उरांव जनजाति शासन व्यवस्था कहा जाता, ज्यादा अच्छा रहता। पर देखो भाई, बात यहाँ पे क्लियर है कि उरांव जनजाति में मुख्यतः पाया जाता है, ठीक है, और किसी में भी पाया जाता है। और इसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि शासन व्यवस्था के जितने भी चरण है उसमें सबसे ज्यादा शक्ति जो है वो पढ़ा पंचायत को ही दी गई है, ठीक है। सबसे निचला स्तर पहले ग्राम है, ग्राम के ऊपर पढ़ा है, ठीक है, और पढ़ा में ही सर्वाधिक शक्ति निहित है, इसलिए इसको पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो पहला पॉइंट तो हम लोग को क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यह शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती है ना। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मुंडा शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। तो इसके लिए हम लोग को एकदम पीछे की ओर, कहानी की ओर जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपने कभी रोहतासगढ़ के किले का नाम सुना है? रोहतासगढ़ का किला जो है वो बिहार में है। बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर बना रोहतासगढ़ का किला सबसे मजबूत किला है, जिसे आक्रमणकारी भी कभी भेद ना सके थे। इसी के किनारे सोन नदी बहती है। कहा जाता है कि इसका निर्माण त्रेता युग में राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित सर्वा ने कराया था। लोक कथाओं की माने तो लोक कथाओं के अनुसार उरांव समुदाय का स्वर्णिम युग रोहतासगढ़ के किले में बीता। वे एक समृद्ध कृषक थे, जनेऊ धारण करते थे तथा उनके बाहुबल का सामना कोई नहीं कर पाता था। इतने ज्यादा ये लोग वीर और शक्तिशाली थे। मुगल और तुर्क के 3 बार आक्रमण विफल होने के बाद उसने एक युक्ति लगाई कि आखिर किस प्रकार इसको जीता जाए। तब उन्होंने छल का सहारा लिया। उन्होंने एक दूध बेचने वाली लड़की को जासूस बनाकर के किले के अंदर भेजा। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास को बदल देने वाली घटना है। एक खुफिया जानकारी मिली जो उसने उसके कान में दी थी। उसने बताया कि उरांव अपने त्योहार सरहुल के दिन, जिसे वे खद्दी भी कहते हैं, पूरे दिन रात उत्सव मनाते हैं तथा हड़िया, जो कि चावल से बना हुआ एक मादक द्रव्य है शराब के जैसा, उसके नशे में धुत रहते हैं, डूबे रहते हैं। उस दिन वे युद्ध के लिए तैयार नहीं रहते। दुश्मनों ने के उत्सव सरहुल की रात को अचानक आक्रमण कर दिया। संकट की घड़ी में जब सारे पुरुष नशे में चूर थे, महिलाओं ने कमान संभाली। उन्होंने पुरुषों के जैसा वेशभूषा धारण करके आक्रमणकारियों को पूरी शक्ति से चुनौती दी। उनका प्रतिरोध इतना तीव्र था कि आक्रमणकारी भ्रमित हो गए। वे मुगल के जितने सैनिक थे वो भ्रमित हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। आज भी उरांव महिलाओं में इसी शौर्य की याद में प्रत्येक 12 साल में एक त्योहार मनाया जाता है, जिसको जनी शिकार कहते हैं, या उसकी भाषा में बोले तो मुक्का सेदरा कहते हैं, जिसमें उरांव की महिलाएं पुरुषों की भांति कपड़े धारण करके शिकार में निकलती है प्रत्येक 12 साल में। लेकिन अंत में उरांवों को रोहतास का किला छोड़ना पड़ा। साथियों, रोहतासगढ़ के किले को छोड़ने के बाद वो उरांव समुदाय 2 भागों में विभक्त हो गए।
इसकी एक शाखा गंगा नदी के किनारे राजमहल की पहाड़ियों में आकर बस गए। ठीक है, हम लोग देखते हैं झारखंड का मानचित्र में इधर यहाँ पे, ठीक है, ये अगर नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है यहाँ पे गंगा नदी बही हुई है इस टाइप का। ठीक है, गंगा नदी बही हुई है और यहीं पे गंगा नदी के किनारे साहेबगंज का जिला है। इसी के आसपास का जो क्षेत्र है पूरा, ये कहलाता है राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, राजमहल का क्षेत्र, यहाँ पे आकर के बस गए। तो जो शाखा गंगा नदी के किनारे राजमहल की पहाड़ियों में आकर के बसे, उसको कहा गया मलेर शाखा। ये क्या कहलाया? मलेर शाखा। ठीक है, और यही आगे जाकर के कहलाया सोरिया पहाड़िया। सोरिया पहाड़िया जनजाति, यानी कि सूर्य पहाड़िया जनजाति जो है वो उरांव जनजाति की ही एक स्वरूप है, लेकिन बदला हुआ है। दूसरा शाखा जो रोहतासगढ़ की किला को छोड़ करके वहां से विस्थापित हुई, वो सोन नदी को पार करके, सोन नदी पार कर छोटा नागपुर के पठार में आकर के, छोटा नागपुर का पठार में आकर बसी। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार जान ही रहे हैं, झारखंड जो है। जब वे छोटा नागपुर के पठार में आकर के प्रवेश किए, तब उनका मुलाकात होता है मुंडाओं से। ठीक है, मुंडाओं से उनका मुलाकात होता है। तो मुंडाओं से अपना मेलजोल बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, साथ ही साथ इन्होंने जनेऊ को भी त्याग कर दिया। इसके पूर्व ये जनेऊ धारण करते थे। ठीक है, इन्होंने जनेऊ त्याग दिया, जनेऊ त्याग दिया। ठीक है, और जनेऊ त्याग करके मुंडाओं के साथ भोजन किया, मुंडाओं के साथ भोजन किया। ठीक है, और बदले में मुंडाओं ने उन्हें यहाँ पे जमीन दी खेती करने के लिए, बसने के लिए। तब से उरांव ने मुंडाओं को बड़ा भाई का दर्जा प्रदान किया। अब चूंकि ये लोग एक दूसरे के संपर्क में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो काफी मेलजोल होती है। यही कारण है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो मुंडाओं की प्रशासनिक व्यवस्था से, मुंडा शासन व्यवस्था से काफी मेलजोल रखती है, काफी उन लोग में समानताएं पाई जाती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि उरांव जनजाति झारखंड में कैसे प्रवेश की। अब जब उरांव झारखंड में प्रवेश किए, ठीक है, तो यहाँ का जंगल को साफ किए, तो जंगल साफ किए। मैं बता दूं कि झारखंड का जंगल इतना खतरनाक था कि मौर्य काल में लोगों को जिसको सजा दी जाती थी उसको झारखंड के जंगलों में छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इतना तो मानना तय था कि अगर उन्होंने झारखंड के जंगल में उसको छोड़ दिया तो वो बचने वाला है नहीं। इतना खतरनाक और इतने खतरनाक जीव यहाँ पे रहते थे। ठीक है, और मौर्य काल में यहाँ से हाथी को भी सप्लाई किया जाता था लड़ाई के लिए। तो ये काफी घनघोर जंगल था, तो जंगल को साफ किया और साफ करके उन्होंने क्या बनाया,
खेत बनाया। ठीक है, तो जो उरांव इसको खेत बनाए तो वो तो मालिक कहलाए। तो जो मालिक था उरांव वो कहलाया भूमिहर। क्या कहलाया? भूमिहर। और ये जो खेत रहा इसको कर दिया भूमिहर खेत। भूमिहर खेत। ठीक है, मालिक भूमिहर हो गया, खेत हो गया भूमिहर खेत। और इससे जो गांव का निर्माण हुआ वो भूमिहर गांव हो गया। हम लोगों ने देखा कि रोहतासगढ़ के किले से विस्थापित होकर के जो छोटा नागपुर पठार में आकर के बसे वो भूमिहर कहलाए। ठीक है, लेकिन कुछ उरांव जो है वो बाद में विस्थापित होकर के छोटा नागपुर पठार आए। ठीक है, और या तो वो उनके द्वारा भूमिहर के द्वारा बनाए गए गांव में आकर के बसे, या तो फिर बाद में फिर से जंगलों को साफ करके खेत बनाए। वे उरांव जो है वो कहलाए जेठ रेयत। जेठ रेयत या फिर रेयत। ठीक है, यहाँ एक चीज समझ लेना बहुत जरूरी है कि खूंट, खूंट मतलब होता है परिवार। ठीक है, या फिर वंश। तो जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक है, गांव स्तर के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं वो सारे जो है वो किसको दिए जाएंगे? भूमिहर खूंट को दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, ग्राम स्तर के सभी महत्वपूर्ण पद भूमिहर खूंट, भूमिहर खूंट से भूमिहर खूंट को दिए जाते थे, उन्हीं को अलॉट किया जाता था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के सबसे नीचे लेवल, ग्राम लेवल, ग्राम के स्तर का हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बोला जाता है कि ग्राम का जो प्रमुख है वो महतो है। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव का प्रमुख है वो कौन है? महतो। और ये महतो जो है वो भूमिहर खूंट से है। मैंने पहले भी बता रखा था। ये जो महतो है इसका चुनाव होता है प्रत्येक 3 साल में, प्रत्येक 3 साल में इसका चुनाव होता है। लेकिन बनता कौन है? भूमिहर खूंट का जो भूमिहर खूंट का बड़ा बेटा जो होगा वही इसका पद धारण करेगा। ठीक है, और चूंकि ये महतो है इसका कार्य बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका खर्चा पानी चलाने के लिए, चूंकि ये तो खेती करेगा नहीं, ठीक है, तो इसका खर्चा पानी चलाने के लिए इसको एक भूमि प्रदान की जाती है जिसका नाम है महतोई भूमि। ठीक है, महतोई भूमि है, ये खर्चा पानी चलाने के लिए इसको दिया जाता है। और महतो का जो कार्य क्या है? इसका कार्य है प्रशासनिक और न्यायिक दोनों। ठीक है, विधि व्यवस्था बनाए रखेगा और साथ ही साथ न्यायिक कार्य भी करेगा वो। तो ये महतो का कार्य है। अब सहायक के रूप में इसका जो कि धार्मिक प्रमुख है ना, गांव का धार्मिक प्रमुख है वो है पाहन। पाहन मतलब पुजारी। ठीक है, पुजारी है, तो ये क्या है? इसको भी खर्चा पानी, ये भी जो होगा वो किससे होगा? तो ये भी भूमिहर खूंट से होगा। ठीक है, ये भी है भूमिहर खूंट से। मैंने पहले भी बता रखा है भूमिहर खूंट वही है जो सबसे पहले उरांव छोटा नागपुर पठार के में आए और अपना खेत खुद से बनाए। ठीक है, तो भूमिहर खूंट से होगा। पाहन के पद धारण करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो शादीशुदा होना चाहिए। ठीक है, कुंवारा व्यक्ति को कभी भी पाहन नियुक्त नहीं किया जाता है इस शासन व्यवस्था में। और इसको जो है वो खर्चा पानी चलाने के लिए, यहाँ खर्चा पानी चलाने के लिए जो है वो जो भूमि दी जाती है उसको कहते हैं पहनई भूमि। पाहन से पहनई भूमि मतलब वह भूमि जो पाहन को दी जाती है। ठीक है, इनका कार्य क्या था?
धार्मिक कार्य था, यानी कि पूजा पाठ कराना, शादी पर्व त्योहार समारोह का आयोजन कराना, ये सारा पाहन के कार्य थे। मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि जब पहली बार जब गांव का निर्माण हुआ था, ठीक है, उन्होंने पहले खेत बनाया, खेत से फिर धीरे धीरे गांव बनाया, तो जब पहली बार जब गांव का निर्माण किया था उस समय एकमात्र प्रमुख जो था वो पाहन ही था, पाहन ही था, पाहन ही दोनों कार्य करता था, ठीक है। ये धार्मिक कार्य भी यही करता था और प्रशासनिक कार्य भी यही करता था, ठीक है, धार्मिक कार्य भी करेगा और प्रशासनिक कार्य करेगा। लेकिन जब देखा धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते जा रही है, वैसी स्थिति पे इस पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होने लगा। जब ज्यादा वर्कलोड होने लगा तो इसने क्या किया कि जो प्रशासनिक कार्य है उसके लिए उसको महतो को दे दिया, एक नया पद सृजित किया गया, महतो और प्रशासनिक कार्य उसे दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ये पाहन है, तो पाहन का जो सहायक है वो कहलाता है बेगा या फिर वेदा, ठीक है। ये जो बेगा या वेदा होता है ये भी कहां से होगा, भूहर खुद से, ठीक है। और इसका कार्य क्या होगा, गांव की देवता की पूजा करना और उसको शांत करना। गांव के देवता को शांत करने के लिए बलि की प्रथा भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया भी है और पूछे जाने की संभावना भी बनी रहती है कि महतो के पद के आने से पहले, ये चूंकि महतो का पद तो मैंने बताया कि बाद में सृजित किया गया, तो महतो का पद आने से पहले जो है, ठीक है, वो कौन था, वो था पाहन, ठीक है। लेकिन पाहन उस समय भी अपना सहायक बना करके रखा था, असिस्टेंट बना करके रखा था, ठीक है। और वो कौन था, बेगा या वेदा, ठीक है। तो ये क्या करता था, कहता है कि महतो के पद पे पद सृजित होने से पहले गांव का पुरोहित और लौकिक प्रधान बेधा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। तो गांव के स्तर पे शुरू में पाहन था। अब जब जनसंख्या अधिक होने लगी, ठीक है, और प्रशासन करना मुश्किल हो गया, तो पूरा गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन हुआ, ठीक है। जनसंख्या बढ़ी तो गांव में क्या हुआ, ग्राम पंचायत का गठन हो गया, ठीक है। ये जो ग्राम पंचायत होता था इसका जो प्रमुख रहा वो कौन रह गया, प्रमुख रह गया महतो, प्रमुख बन गया क्या, महतो। और जितने भी तरह का न्यायिक मामला था तो वो अकेले तो कर नहीं सकता है, क्योंकि जिस समय जनसंख्या कम थी उस समय तो खुद कर लेता था। जब संख्या जब ज्यादा बनने लगी तो महतो क्या किया कि पंचों की सहायता से निर्णय देने लगा, ठीक है। और ये जो पंच रहते थे इसमें कौन होते थे, गांव के महत्वपूर्ण एवं अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। तो वो सब सारा मिलकर के पंच रहते थे। इसी की सर्वसम्मति से महतो निर्णय देता था कि क्या करना है। तो इसको हम लोग एक स्तर मान सकते हैं। गांव के स्तर पे जो प्रशासनिक इकाई हो गई वो ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। अब धीरे धीरे गांव की संख्या बढ़ने लगी, ठीक है, गांव की संख्या बढ़ने लगी। तो जो गांव की जब संख्या बढ़ गई तो गांवों का जो समूह था, ठीक है, उसको कहेंगे अंतर ग्रामीण समूह, अंतर ग्रामीण समूह, ठीक है। वहां पे एक उच्च लेवल का प्रशासनिक इकाई डेवलप हुआ जिसको कहा गया परहा या फिर पड़हा, ठीक है। और ये जो परहा या पढ़ा था इसका प्रमुख जो कहलाया वो कहलाया कौन, पढ़ा राजा, ठीक है। तो ये पढ़ा राजा क्या था, इसके प्रमुख हो गए, तो ये इसके ऊपर की इकाई हो गई, ठीक है।
तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो पढ़ा है, तो पढ़ा क्या है, गांवों का समूह है। क्या है, गांवों का समूह। 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों का समूह होता था सामान्यतः, ठीक है। लेकिन मिनिमम 5 गांव उसमें होते ही थे, ठीक है। 5 गांव क्यों होते थे, इसका आंसर हम लोग थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि आखिर पढ़ा में 5 गांव क्यों होते थे। आगे हम इसको देख लेते हैं। इसका गठन जो है किया गया था किस आधार पे, तो इसका आधार ये था प्राकृतिक तथा अलौकिक शत्रुओं से रक्षा, ठीक है। प्राकृतिक और अलौकिक शत्रुओं से रक्षा के लिए इसका गठन किया गया था, ताकि मिलजुल करके सारे कार्य करें, है ना। बाहरी दुश्मनों से भी रक्षा हो जाए और प्राकृतिक शत्रुओं से भी बचाव हो जाए, ठीक है। और इसके निर्माण का आधार क्या रहा, कि आखिर कैसे पता चलेगा कि पढ़ा है, तो पढ़ा जो है धीरे धीरे पढ़ा भी बहुत ज्यादा होने लगी थी ना संख्या में। तो जो नजदीक नजदीक में रहते थे वो एक पढ़ा का निर्माण कर लेते थे। मान लीजिए कहने का मतलब है ये 5 गांव है, मिल करके एक पढ़ा बना लिए। इससे दूसरी ज्यादा दूरी पे, अधिक दूरी पे और गांव है, मान लिया जाए यहाँ पे 11 गांव है, तो वो उससे बड़ा पढ़ा हो गया, है ना। तो इस तरह पढ़ा का समूह बढ़ते चला गया, ठीक है। और इन सभी पढ़ा का जो प्रमुख अधिकारी रह गया वो बन गया पढ़ा राजा, ठीक है। तो ये चलिए हम देखते हैं कि आखिर पढ़ा में कम से कम 5 गांव होने आवश्यक थे, तो वो 5 गांव कौन से होते थे, ठीक है। मान लिया जाए कि एक पढ़ा है, ठीक है, तो इसमें 5 गांव हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पहला जो गांव रहता था, इस गांव को कहता था पढ़ा राजा गांव, ठीक है। पढ़ा राजा गांव इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि इस गांव से जो राजस्व आएगा, ठीक है, वो राजस्व से राजा जो है, पढ़ा राजा है, उसका खर्चा पानी चलेगा, ठीक है। तो इसका राजस्व जो था वो पढ़ा राजा को आवंटित था, ठीक है। या यूं समझे कि पढ़ा राजा भी इसी गांव के होते थे। तो पहला गांव जो होता था वो पढ़ा राजा गांव कहलाता था, ठीक है। दूसरा जो रहता था, दूसरा गांव जो है वो कहलाता था दीवान गांव, ठीक है। और दीवान गांव जो है, इससे आने वाला जो राजस्व है उससे दीवान का खर्चा पानी चलता था। तीसरा जो है, आप घबराइएगा नहीं, इन सबके लिए एक ट्रिक है, शानदार ट्रिक, मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तीसरा जो था वो था पनेर गांव। तीसरा गांव जो था वो क्या कहलाता था, पनेर गांव। तो इस गांव का राजस्व से पनीर का खर्चा पानी चलता था। चौथा जो गांव था उसको कहते थे कोतवाल गांव, कोतवाल गांव, ठीक है। ये गांव का राजस्व जो है आवंटित होता था किसको, कोतवाल के लिए। और शेष गांव जो बचा हुआ रहता था, ठीक है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो, बाकी जितने भी गांव रहते थे सारे गांव जो कहलाते थे प्रजा गांव, ठीक है। तो एक है आपका पढ़ा राजा गांव, दूसरा है दीवान गांव। तो इस प्रकार मिल करके एक पढ़ा का निर्माण होता था। तो एक पढ़ा में कम से कम 5 गांव होते थे, ठीक है, जिसमें ये 4 गांव, प्रत्येक पढ़ा में चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितनी ही संख्या में क्यों ना हो, उसमें 1, 2, 3, 4 होते थे, ठीक है। और शेष जितने गांव हैं वो सब प्रजा गांव कहलाते थे। मान लीजिए कहने का मतलब है अगर 7 गांव है कुल,
तो 7 गांव में से ये 4 गांव हो गए, बाकी बचा क्या 3 गांव, वो 3 गांव प्रजा गांव कहलाए। ठीक है, प्रजा गांव से आने वाला जो राजस्व रहता था वो कल्याणकारी कार्यों में उसका उपयोग होता है। तो इससे प्राप्त राजस्व, ठीक है, कल्याणकारी कार्यों में उपयोग होता था। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं इसके लिए एक ट्रिक, शानदार ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक क्या होगा मैं बताता हूं। तो जो पढ़ा है, पढ़ा में जो जो गांव होते हैं, ठीक है, उस गांव को याद करने का शानदार ट्रिक हमारे पास है। वो ट्रिक है प्रदीप को प्रजा। अब प्रदीप को प्रजा क्या करेगी, मारेगी, पीटेगी, क्या करेगी वो आप समझे, लेकिन ये ट्रिक है प्रदीप को प्रजा। ठीक है, प्रजा से हो गया आपका प्रजा गांव, को से हो गया कोतवाल गांव, पा से पनेर गांव, दी से दीवान गांव, और प्र यहाँ बना हुआ प और र से प्र। ठीक है, प और र से बना प्र, तो प से हो गया आपका पढ़ा और र से हो गया राजा, तो ये हो गया पढ़ा राजा गांव। ठीक है, इस ट्रिक की सहायता से हम लोग सारे गांव को सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर पढ़ा पंचायत में पढ़ा जो है उसमें क्या क्या कार्य थे। तो अब हम लोग पढ़ा के कार्य देखते हैं। हम लोग जान गए हैं कि पढ़ा है गांवों का समूह। ठीक है, मान लीजिए ये सब सारे गांव हैं, तो कुछ गांव ऐसे होते हैं जो गांवों के बीच में उत्पन्न हो गए। ठीक है, तो गांवों के बीच में उत्पन्न हुए विवाद का निपटारा कहाँ होगा, तो वो पढ़ा लेवल पे होगा। ठीक है, पढ़ा लेवल पे होंगे। प्रत्येक गांव से कुछ कुछ अधिकारी है, जो हम लोगों ने देखा था, कहीं से पढ़ा राजा है तो कहीं से दीवान है कि नहीं, कहीं से कोतवाल है। तो वो सब सारा मिल करके क्या करेंगे कि इस विवाद का निपटारा करेंगे। तो पहला ये चीज है, 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा। ठीक है, दूसरा कुछ कुछ ऐसा होता है, गांव में कुछ ऐसे मामला आ जाते हैं जो कि गांव स्तर पे सॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब उसको न्याय कहाँ मिले, तो उसको न्याय मिलेगा कहाँ, पढ़ा लेवल पे। ठीक है, तो उन मामलों का निपटारा करना जो ग्राम स्तर पे हल ना हो सका हो। ठीक है, उसका जो सो निपटारा, तो ये पढ़ा का कार्य हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, और ये इंपॉर्टेंट भी है कि पढ़ा पंचायत में जो पंचायत की कार्यवाही होती थी उसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जितने जनजाति हैं उनमें से उरांव जनजाति सबसे शिक्षित है, सबसे आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है, संख्या में भी ये द्वितीय स्तर पे है झारखंड में। और पूरा भारत की बात करूं तो ये चौथे स्तर पे है इसकी जनसंख्या। तो आखिर क्या कारण है कि ये इतना डेवलप किए हैं, इसका ये कारण है कि इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता बनी हुई रहती है। ठीक है, हम लोगों ने उस स्टोरी में भी देखा था कि रोहतासगढ़ के किला में कि जब पुरुषों ने अब सारा उम्मीद छोड़ दी तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया, जिसका जंगली शिकार के रूप में प्रत्येक 12 साल में उसका जो सो शिकार पे जाते हैं। खैर उन बातों को हटाइए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है कि चूंकि पढ़ा का गठन जो हुआ था वो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए भी हुआ था, प्राकृतिक और अलौकिक चीजों से लड़ने के लिए। तो इसका एक कार्य ये भी हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए। और क्या है कि सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन इसी का काम हो जाएगा, और सामूहिक शिकार पर निकलना, सामूहिक शिकार का आयोजन। ठीक है, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, इसी का कार्य है। सामूहिक प्रत्येक 12 साल में जो जनी शिकार है वो इसी में आता है, और कल्याणकारी गतिविधियों का संचालन करना। ठीक है, ये सारा चीज आ जाएगा। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा मतलब जैसे क्या हो गया कि मान लिया जाए कि कहीं बाढ़ आ गई, या तो फिर जंगली हाथी ने क्या किया, आक्रोश फैला दिया है, या तो फिर किसी भी तरह का चीज
जो प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है उन सबसे सुरक्षा के लिए पढ़ा स्तर पे ही कार्य होता था। लोग मिलजुल करके उसका सामना करते थे और मुकाबला करते थे। तो ये पढ़ा पंचायत के पढ़ा के जो सब कार्य हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे न्याय व्यवस्था 3 स्तरों पे कार्य करती थी। ठीक है, सबसे जो निम्न स्तर था, सबसे निम्न स्तर था वो था ग्राम पंचायत। ठीक है, जिसके प्रमुख कौन थे? महतो थे। और ये कौन से कार्य देखते थे? जैसे मान लिया जाए चोरी का मामला हो जाए, छेड़खानी का मामला हो जाए, इस जनजाति में बहुत कार्य जो होते हैं वो निषेध होते हैं। अगर कोई निषेध से संबंधित कोई कार्य हो जाए, या यौन अपराध का कार्य हो जाए, डायन प्रथा भी इसमें थी, तो डायन से संबंधित कोई कार्य हो जाए, तो इन सब की जो छोटी मोटी जो चीजें जो गांव स्तर पे हल हो सकती है वो सब ग्राम पंचायत के द्वारा निपटा लिया जाता था। अब जो ये निम्न स्तर पे सॉल्व नहीं हो सका हो वो चाहता था मध्य स्तर पे। ठीक है, दूसरा स्तर था ये। मध्य स्तर पे जो है वो रहते थे पढ़ा राजा, पढ़ा राजा। ठीक है, तो गांव स्तर पे जो नहीं हो सका वो पढ़ा राजा उसका निर्णय देते थे। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि लोग पढ़ा राजा से भी संतुष्ट नहीं होते थे, है ना, कि ना हम इसका नहीं मानेंगे। तो इससे भी सर्वोच्च जो सबसे उच्च स्तर पे जो था, ठीक है, उच्च स्तर की मैं बात करूं तो वो था दीवान। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है दीवान के बारे में कि ये दीवान जो था वो सर्वोच्च पदाधिकारी था। इस मामले में न्याय के मामले में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? दीवान था। ठीक है, इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय भी कहा जा सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता था, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबरी में ये था। ठीक है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि पढ़ा प्रशासन में, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? तो वो दीवान है, चाहे न्यायिक में बोल दिया जाए या तो ऐसी ओवरऑल में। अब हम लोग देखते हैं न्यायिक व्यवस्था कैसे कार्य करती थी। ठीक है, तो होता ये था कि जो कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसके साथ गलत हुआ है, वो सबसे पहले मौखिक सूचना देता था। किसको देता था? ग्राम स्तर पे पहले देगा, या तो वो पाहन को देगा या तो वो महतो को देगा। ठीक है, महतो उसकी बात सुनेंगे। उसके बाद क्या होगा कि नियत समय पर, जो फिक्स टाइम रहेगा, नियत समय पर जो बड़े बुजुर्ग हैं और अनुभवी लोग हैं और जो पंच है वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद गोड़ाइत होता है, गोड़ाइत। ठीक है, गोड़ाइत जो है वो दोनों पक्ष को बुलाएगा, दोनों पक्षों को क्या करेगा? बुलाएगा। ठीक है, तो यहाँ गोड़ाइत का एक काम भी पता चल गया हम लोग को, दोनों पक्ष को बुलाएगा। बुलाने के बाद क्या है कि वो उसकी गवाही को सुना जाएगा, वहां पे उसकी गवाही को सुनी जाएगी कि हाँ इसने ये किया, हमने ये देखा, वो देखा। ठीक है, गवाही सुन तो ली, लेकिन बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? अब उसको शपथ दिलाया जाएगा कि तुम जो बोल रहा है वो कसम खाओ
कि तुम सही कह रहा है ना, तो शपथ की प्रक्रिया की जाती थी। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो कोर्ट होते हैं उसमें पहले ही कसम खाया जाता है कि जो मैं जो बोलूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यहाँ पे गवाही सुनने के बाद कसम खिलाता था। उसके बाद कठोर जांच परीक्षा होती थी, कठोर जांच होती थी और परीक्षा होती थी। ठीक है, इन सब में मामले बहुत अलग है कि अगर तुम सही बोल रहे हैं तो आग पे चल के दिखाओ, तुमको आग जलाएगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह की कठोर जांच परीक्षा प्रणाली से होकर के गुजरना पड़ता था। ठीक है, जब कठोर जांच परीक्षा प्रणाली हो जाती थी, उसके बाद जो पंच होते थे उसकी सर्वसम्मति से, ध्यान यहां रखना है, पंचों की सर्वसहमति निर्णय दिया जाता था। ठीक है, पंचों की सर्वसम्मति मतलब ऐसा निर्णय जिसमें सारे पंच सहमत है कि नहीं, हाँ इसको ये किया जाए, ये दंडित किया जाए या फिर इसको छोड़ दिया जाए, तो पर पंचों की सर्वसम्मति से निर्णय दे दिया जाता था। ठीक है, अब जब निर्णय दे दिया गया है तो ये निर्णय कैसे होते थे? ठीक है, अगर पता चल गया कि वो अपराधी है तो अपराधी को 3 प्रकार के दंड सामान्यतः दिए जाते थे। ठीक है, या तो उसको सबसे आसान था कि जुर्माना दे दिया जाए, उससे थोड़ा ज्यादा टफ ये था कि नहीं जुर्माना नहीं, इसको दंडित किया जाए, है ना, क्लियर, बांध दिया, पीट दिया, मार दिया। और उससे भी जो सबसे कठोरतम दंड हम लोग देखते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में, वो था बहिष्कार कर देना, बहिष्कार कर देना, यानी कि अपना जो जाति है उससे बहिष्कृत कर देना, भगा देना, बोला जाओ अब तुम हम लोग का सदस्य नहीं रहा। ये सबसे कठोरतम दंड था। ठीक है, तो इस 3 प्रकार का निर्णय दिया जाता था। बहिष्कार का निर्णय सामान्यतः ऐसा दिया जाता था ज्यादातर जब डायन का आरोप लगता था और ये सिद्ध हो जाता था कि ये जो है अमुक लेडीज है वो डायन है, तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था पूरे समाज से। ठीक है, और कुछ मामलों में ऐसा होता था कि जैसे कि उरांव जनजाति से संबंधित है ना, तो वो अगर दूसरी जाति से, दूसरी जनजाति से विवाह कर लिया तो वैसी स्थिति में भी बहिष्कृत कर दिया जाता था। लेकिन क्या था कि वैसी कंडीशन में एक प्रक्रिया थी जिसको कहते थे कि भात भतार। ठीक है, तो भात भतार में क्या होते थे, भात भतार में वो उसको खिला पिला करके फिर से उसको अपने वापस समूह में शामिल कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज होती थी। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये चीज है कि जाति बहिष्कार, मैं नोट में कहाँ लिख दूं, नोट में यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय, ठीक है, पढ़ा द्वारा दिया जाता था। ठीक है, मान लीजिए कहने का मतलब है ग्राम पंचायत में बोल दिया तुम जाति से इसको बहिष्कृत कर दिया जाए, तो वो सर्वमान्य नहीं भी हो सकता था। वो अपना आवेदन अगर मौखिक सूचना दे दिया जाता था कि ठीक है पढ़ा राजा जो बोलेगा वो कहेंगे, पढ़ा राजा से संतुष्ट नहीं हुआ फिर दीवान के पास जाता था, तो दीवान अगर बोल दिया कि ठीक है जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए तो वो बहिष्कृत, और नहीं तो अगर बोल दिया नहीं नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हैं इसको जाति में ही रखा जाए, तो वो फिर उसी जाति में बना हुआ रहता था। तो वही बोलता था जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय जो है पढ़ा द्वारा दिया जाता था। मैंने पढ़ा राजा नहीं कहा, मैंने बोला पढ़ा द्वारा किया जाता था। ठीक है, निर्णय सबसे ऊपर होता है वो दीवान का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो जुर्माना दंडित या फिर बहिष्कार कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि इस चीज की जो सूचना है, ठीक है, मतलब जो पंचायत का निर्णय है, पंचायत का निर्णय, ठीक है, वो किसके द्वारा प्रसारित किया जाएगा, तो वो प्रसारित किया जाता था, निर्णय हो गया या आदेश हो गया वो मांझी के द्वारा दिया जाता था, मांझी द्वारा प्रसारित। ठीक है,
मांझी द्वारा प्रसारित किया जाता है। पंचायत का निर्णय कह दो या तो फिर इसका आदेश कह दो, है ना। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि आखिर किस तरह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में या फिर उरांव जनजाति में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है। पढ़ा के अधिकारी, तो पढ़ा के ये 4 अधिकारी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक है पढ़ा राजा, जो कि पढ़ा का प्रमुख है, मेन है। ठीक है, प्रशासनिक कार्य करेगा ये। दूसरा है पनेर, पनेर को कई जगह पनबल भी बोला जाता है। तो ये क्या करेंगे, कल्याणकारी कार्यों का प्रधान है। ठीक है, पनेर पनबल क्या करेगा, कल्याणकारी। ऐसे पानी से लगता है ना, मिलता जुलता है, तो पानी देना क्या होता है, कल्याणकारी कार्य ही है। तो वो इस तरह याद रख सकते हैं। अगला है दीवान। ठीक है, दीवान जो है ये पढ़ा राजा का प्रमुख सलाहकार है। ये जो निर्णय दे दिया, ठीक है, वही वैलिड है। ठीक है, हम लोग देखा ना कि सबसे प्रमुख पदाधिकारी जो है वो न्याय व्यवस्था में दीवान ही है। तो वो क्या हो गया, प्रमुख सलाहकार हो गया। ठीक है, जो सलाह देगा वही मान्य होगा। और कोतवाल, कोतवाल तो हमारे ये पुलिस स्टेशन में भी होते हैं। तो कोतवाल क्या करता है, विधि व्यवस्था बनाए रखता है, सुरक्षा का कार्य करता है। तो ये इस प्रकार प्रमुख रूप से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का मैं यहाँ समापन करता हूँ। पर ध्यान रहे, हमने जो रोहतासगढ़ के किले के बारे में बताया, ठीक है, वहां पे तो उरांव जनजाति कई वर्षों तक वहां पे रहे, वहां शासन किए, अच्छा जिंदगी जिए। लेकिन बहुत अगर हम लोग विद्वानों की माने तो वो वहां से ही नहीं आए थे, वहां पे भी वो बसे थे। वो बोला जाता है, कुछ का मानना है कि वो दक्षिण भारत से आए थे, कुछ का मानना है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता वाले तरफ से, मतलब सिंधु घाटी, सिंधु नदी की तरफ से आए हुए थे पार करके। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग चर्चाएं करेंगे किसमें, तो ये सब सारी चीजें जो है ये शासन व्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये जनजाति से संबंधित है। तो जब जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उस सब सारी चीज में देखेंगे कि आखिर क्यों द्रविड़ भाषाई आधार पे ये द्रविड़ है, उसी के आधार पे निकाला जाता है। चलिए ठीक, थैंक यू।